आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का एक स्पेशल पॉडकास्ट है। हमारी कोशिश है कि इस महामारी से जुड़े नए अपडेट्स की जानकारी और नए मेडिकल रिसर्च के बारे में आपको बताते रहें, ताकि कोरोना का आप और हम डटकर सामना कर सकें, जागरूक हो सकें, जान सकें कि देश और दुनिया में इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है। कोरोना कवरेज के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे, क्या आने वाले दिनों में हम रिचार्जेबल मास्क भी यूज करेंगे? क्या वाकई चीन नवंबर में कोरोना की वैक्सीन ले आएगा? इम्यूनिटी बढ़ाने के जो घरेलू इलाज हम करते हैं, क्या वो उल्टे भी पड़ सकते हैं? और अंत में सुनवाएंगे बातचीत एक पत्रकार से जो कोरोना को हराकर वापस लौटे हैं। लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के करीब 83,000 नए केसेस सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले कई दिनों से देश में 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन इसमें आज गिरावट दर्ज की गई। देश में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 49 लाख से अधिक हो गया है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2,91,00,000 के पार पहुंच गए हैं। गुजरात सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया है, जिसके तहत मास्क गाइडलाइंस को न मानने वाले लोगों पर 500 रुपए की जगह अब 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब राज्य सरकार ने शवों का भी एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में लाए जाने वाले सभी शवों का एंटीजन टेस्ट से ये पता लगाया जा सकेगा कि मृतक कोरोना संक्रमित था या नहीं। महाराष्ट्र की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अब कई कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसी ही रोक कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार भी लगा चुकी है। यूएई ने कोरोना के खिलाफ विकसित की गई वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसा वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू होने के 6 हफ्ते बाद किया गया है। इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने बनाया है। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि वो वैक्सीन की सफलता के बेहद करीब है और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में ही आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। ऐसे में हमें कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में भारत के सहयोग की जरूरत है। एक बार कोई भी वैक्सीन, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, नोवावैक्स हो या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की आ जाए, तो गेट्स भारत में उसके उत्पादन की पूरी कोशिश करेंगे। ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। कोरोना से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग सही शब्द नहीं है, सही शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। समाज में दूरियां नहीं, नजदीकियां होनी चाहिए। दूरी शारीरिक हो, कोरोना के लिए वही बेहतर। खैर, वापस लौटता हूं। तो कोरोना से बचने के लिए हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं और लगाते हैं मुंह पर मास्क। अब फर्ज कीजिए कि ये मास्क रिचार्जेबल आने लगे तो क्या? बार बार मास्क खरीदने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। रोज रोज मास्क धोना नहीं पड़ेगा। यानी लंबी लाइफ के लिए रिचार्जेबल मास्क क्या बाजार में आ सकता है? क्या ये संभव है? फिजिक्स ऑफ फ्लूइड नाम का जर्नल कहता है कि आने वाले दिनों में ये संभव हो सकता है। मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैंने बात की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के साइंटिफिक कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सैनी से। सर, मेरा सवाल पहला यही है कि रिचार्जेबल मास्क ये कितना तो संभव है कि हम N95 मास्क को रिचार्ज कर सके? क्या कारगर होंगे? देखिए, अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर आए हैं। ये रिसर्च हुई जिसने ये लगाया, क्योंकि जो अभी तक N95 इसको मिल नहीं रहे, अच्छी क्वालिटी के N95 नहीं मिल रहे और महंगे हैं, तो रीयूज होने चाहिए। अब और मैन्युफैक्चरिंग भी कम है, दोनों चीजें महंगे भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी नहीं है जितने लोगों को चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि हम जो मास्क हैं उनको रीयूज कर पाए? तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं आया जिसके द्वारा कि हम उनको रीयूज कर पाए। तो उसमें अभी जैसे रिसर्चेज ने पता लगाया कि 2 चीजें होती हैं जब हम मास्क पहनते हैं N95।
एक तो वो फिल्टर करता है जैसे कि कीटाणुओं को नहीं आने देता, दूसरा होता है इनके ऊपर एक चार्ज होता है। ये जो चार्ज है ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को जब आप नई चीज देते हैं तो उसके ऊपर कोई चीज फिक्स कर जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। इसी तरीके से इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। तो दो तरीके से N95 वर्क करता है। एक तो एज ए फिल्टर जिसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा ये रोकता है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा। जब हम इनको रीयूज करते हैं, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे जब हम पहनते हैं इनको तो हमारी ह्यूमिडिटी होती है या कुछ होता है जैसे या गीला हो जाए तो उसमें आप रख देंगे तो वो सूख जाएगा, तो शायद मैकेनिकल फिल्टर तो फिर भी काम कर जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसके अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए वो रीयूज नहीं कर पाते आप। क्या जैसे हम कहते हैं कि आप इनको यूवी लाइट में रखते हैं, यूवी लाइट से क्या होगा, कीटाणु मर जाएंगे और आपका मैकेनिकल फिल्टर फिर से काम करना शुरू कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो नहीं हो पाता, इसलिए वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते। तो अभी रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि हम इसको बैटरी ऑपरेटेड या कुछ और तरीके से इसको रिचार्ज करेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो आपका यूज हो पाए। ठीक है डॉक्टर सैनी, क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले एंटी पोल्यूशन एयर मास्क आए थे जिसमें एक रिचार्ज के लिए पंखा लगा हुआ था, बैटरीज लगी हुई थी और वो अंदर आपको हवा दे रही थी, और उसी टाइप के मास्क होंगे? हाँ, ये हवा लगाना अलग बात है कि आपको गर्मी ना लगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बैटरी लगी होगी जिससे कि द्वारा कि वो उसको चार्ज करते रहेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है उसको दोबारा से चार्ज करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी तो है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको एक रेस्पिरेटर टाइप का कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन WHO या बाकी लोगों की गाइडलाइंस तो ये आई हुई है कि रेस्पिरेटर वाले मास्क तो अलाउड ही नहीं है। वो तो नहीं, दोनों चीजें अलग है। एक इसी मास्क को चार्ज करना और रेस्पिरेटर लगाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेस्पिरेटर का मतलब होता है कि उस अंदर आपने देखा होगा कुछ लोग होल लगा के रखते हैं, जिसके होल से आपको जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, लेकिन वो दूसरों के लिए खराब करता है। बिकॉज आपका जो सांस छोड़ा है तो दूसरों को वो सांस वही जाएगा, जो आपके अंदर कीटाणु हुआ तो दूसरों के पास भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जब आप सांस लेते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो आपको तो अपने लिए सांस अच्छा मिलता है, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो दूसरों को आप इससे इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जिसमें बैटरी होगी उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको रेस्पिरेटर लगाना पड़े। नो, ठीक है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि महंगे अभी मास्क हैं और कई बार हमें खरीदने पड़ते हैं, तो ये तो और महंगा हो जाएगा। देखिए यही तो फिर चैलेंज होगा ना, क्योंकि आप कितने दिन तक उसको द्वारा यूज कर सकते हैं। आप हो सकता है आप जब ये ऐसा कुछ पद्धति आ जाए तो शायद आप उसको एक 15 दिन 10 दिन ये तो रिसर्च करने के बाद ही पता लगेगा, तो आप उसको यदि रीयूज कर पाएंगे तो बैटरी तो बड़ा मिनिमम चार्जेस होगी जो रिसर्च कर रहे हैं। जी, मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर सैनी, क्या ये मास्क जो आप बात कर रहे हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में, क्या कोविड को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? यस, क्योंकि मास्क तो वही होंगे N95। देखिए आज की तारीख में यदि कहा जाए तो मास्क हम कहते ही हैं, और N95 एक एक्सट्रीम लेवल का मास्क है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसके लिए। एक्सट्रीम लेवल का मास्क है ना, यदि हम चाहें तो हम चाहेंगे कि सभी लोग N95 मास्क लें, लेकिन क्योंकि N95 महंगा है और हम उतने बना नहीं पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कम है, तो हम कह रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स ही इसको इस्तेमाल करें। लेकिन यस, यदि हम उसको रीयूज कर पाए, उसको इस तरीके से आ जाए कि आप काफी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हो सकता है काफी लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आज की तारीख में तो मास्क ही सबसे बड़ी हमारी रोकथाम है, और तो हमारे पास कोई दवाइयां भी नहीं है इसको रोकने के लिए। जी। तो यदि हमारे पास अच्छे मास्क हो जाएंगे तो हम बिल्कुल, जब तक वैक्सीन नहीं आता तो मास्क ही हमारे पास एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, और कोई नहीं है। यानी रिचार्जेबल मास्क अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि चीन में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन आम लोगों के उपयोग के लिए नवंबर में उपलब्ध हो सकती है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 4 कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी चरण में है।
उधर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल रुक गया है। हम ये लगातार आपको बता भी रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल क्यों रुका है और अभी किस फेज में है। खैर, रूस उधर अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पहले ही ले आया है, लेकिन वैश्विक मान्यता अभी उसे नहीं मिली है। ऐसे में चीन का नवंबर में वैक्सीन बाजार में उतारने की बात कहना, क्या दुनिया को इससे खुश होना चाहिए? वैसे चीन के अखबारों का दावा है कि वर्स्ट केस में भी 3 या 4 वैक्सीन में से एक वैक्सीन तो सफल हो ही जाएगी। नवंबर में कथित तौर पर आने वाली चाइना की इस वैक्सीन के मामले पर मैंने विस्तार से बात की इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार ऋचिक मिश्रा से। ऋचिक विज्ञान संबंधी खबरों पर काफी बारीकी से नजर रखते हैं और फिलहाल वैक्सीन से जुड़ी खबरों की इनके पास तमाम जानकारियां मौजूद रहती हैं। ऋचिक, ये बताएं कि जो चीन में वैक्सीन लाने का दावा किया जा रहा है वो भी नवंबर तक, तो ये एक संभव है? पहली बात तो ये, और दूसरा, कौन सी वैक्सीन की बात चीन इस टाइम कर रहा है? अंजुम, देखें, चीन जो है इस टाइम 3 वैक्सीन तैयार कर रहा है और तीनों वैक्सीन के नाम उसने नहीं दिए हैं, जाहिर भी नहीं किया है किसी को, लेकिन इसको बना रही हैं 3 कंपनियां, साइनोफार्म, साइनोवैक बायोटेक और कैंसिनो बायोलॉजिक्स। तो इसमें चीनी मिलिट्री भी शामिल है, चाइनीज मिलिट्री जो है। मुद्दे की बात यह है कि अब जो इनका दावा है कि नवंबर या दिसंबर तक हम आम लोगों तक दवाई वैक्सीन पहुंचा देंगे जी, ये इसमें पूरा 50-50 के चांसेस हैं, क्योंकि चीन पर पूरी तरह से भरोसा करके उनकी वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लेना ये दुनिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले रूस ने भी दावा किया था कि वो अक्टूबर और नवंबर में ही वैक्सीन जो है अपने लोगों तक पहुंचा देंगे। ऑक्सफोर्ड वाली दवा का अगर बीच में जांच रुकी नहीं होती, उनका ट्रायल थोड़ा सा रुका नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी जल्दी से जल्दी दिसंबर तक तो वो भी दे ही देते, वैक्सीन मार्केट में ला देते। वैक्सीन लाने का जो प्रोसेस है ये जल्दी किया गया कोरोना की वजह से। इसको इमरजेंसी यूज प्रोग्राम बोलते हैं, या आपातकालीन स्थिति में इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं कि जब वैक्सीन की क्षमता स्टैंडर्ड पे नहीं नापी जाती है। जैसे आमतौर पर जो स्टैंडर्ड होता है वो 70% एफिकेसी मानते हैं, 70% तक वो बीमारी को रोक सके या वायरस को रोक सके। लेकिन यहाँ पे WHO ने भी और वर्ल्ड लेवल पे कई देशों ने इस चीज को 50% तक एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इस कंडीशन में 50% पे भी मान लेंगे और हम अपनी वैक्सीन लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, जिस इमरजेंसी यूज प्रोग्राम के ऋचिक का बात कर रहे हैं उसमें एक चीज ये भी है कि चीन ने उसी इमरजेंसी यूज प्रोग्राम के तहत जी अपनी वैक्सीन जो है जितने वहां के कोरोना वॉरियर्स कहें या जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, जो कोरोना से लोग जूझ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उस पर तो इजाजत दे दी है पहले ही उसको उपयोग करने की। तो फिर क्या ये जो काम किया गया, क्या ये फाइनल ट्रायल से पहले ये किया गया है और तो ये मान लिया जाए कि पहले से जब वैक्सीन दी जा रही है तो सफल होगी ही होगी? देखिए, वैक्सीन चीन में ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर में, कुछ लोग नवंबर भी कहते हैं वुहान से, और उसके बाद इन्होंने चीन के एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अप्रैल में वैक्सीन लगवाई थी। जो चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बायोसेफ्टी एक्सपर्ट हैं गुइझेन वू, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अप्रैल में वैक्सीन लगवाई थी और उसके बाद से वो एकदम दुरुस्त है, सेहतमंद है। तो अच्छी बात है, हो सकता है कि वो वैक्सीन इस लायक हो पहले ही ट्रायल से पहले या पहले ट्रायल के बाद ही उन्होंने लगवा लिया हो। जुलाई से शुरू हुआ इमरजेंसी यूज प्रोग्राम, क्योंकि वैक्सीन को परमिशन चाहिए थी बाजार में आने के लिए, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आम स्थिति में, जैसे अगर कोई बीमारी आमतौर पे फैली हुई है और मान लीजिए पोलियो हो गया या कोई ऐसे सामान्य सी बीमारी जिसके लिए वैक्सीन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन जब ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, त्राहिमाम मचा हुआ हो पूरी दुनिया में, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी यूज प्रोग्राम विश्व स्तर पर चलाया जाता है और उसके तहत थोड़ा सा छूट दी जाती है वैक्सीन कंपनी को कि आप जल्दी से जल्द वैक्सीन बना करके जल्द ट्रायल कंप्लीट करें और जल्दी बाजार में ला दें। नहीं तो ये आमतौर पे ये प्रोसेस जो है 3 से 4 साल मिनिमम लगते हैं, मैक्सिमम जितना भी समय लग जाए। ठीक है ऋचिक, एक सवाल थोड़ा सा अलग है, मुझे नहीं पता आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वैक्सीन सब पे नजर रख रहे हैं इस वजह से, और वो ये कि
आप आमतौर पर आरोप लग रहे हैं, ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। ऐसे समय में ऑक्सफोर्ड का ट्रायल रुकता है जी चीन दावा करता है कि हम वैक्सीन नवंबर तक लेके आएंगे। जी रशिया की वैक्सीन को विश्व स्तर पर मान्यता उस हिसाब से नहीं मिल पाती है। जी। क्या वो बात सच साबित होती नहीं दिख रही है? देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो कई भागों में बटी हुई है। अगर कोरोना बीमारी को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति चल रही है। रूस एक अलग आइडेंटिटी के साथ खड़ा है, वो अपनी जगह है। उसने किसी को नहीं बताया कि हमारी कोई वैक्सीन बन रही है, हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, और अचानक से उसने बताया कि हमारी ये वैक्सीन ट्रायल में सफल हो गई और हमारे लोग सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन की बेटियों ने भी वैक्सीन लगवाया और वो सेहतमंद है। पुतिन ने ये खुद दावा किया। WHO के डायरेक्टर, ये बात मीडिया में आई है, WHO के डायरेक्टर जो है, उन डायरेक्टर जनरल, उनका जब सिलेक्शन होना था तो चीन ने अपने किसी विशेष ताकत का उपयोग करके उनको उस पद पे बिठाया था। तो ये मीडिया में कहा जाता है और ये बाकी पश्चिमी देश इस बात का आरोप लगाते हैं और ये दावा भी करते हैं कि चीन ने ऐसा किया है। हो सकता है किया हो, क्योंकि चीन अक्सर वीटो पावर का उपयोग करता है। तो एक बात तो जायज है कि WHO के जो प्रमुख हैं वो चीन की तरफ थोड़ा झुकाव रखेंगे। जहां तक बात रही ऑक्सफोर्ड की दवा रोकने की, तो रोकी नहीं गई है। वो एक वॉलंटियर के बीमारी की वजह से थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन में रुक गई। अब आप देखेंगे वो कई जगहों पे फिर से शुरू भी हो गई है और ब्रिटेन में अभी रुकी हुई है, लेकिन अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में फिर से उसका ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। जहां तक बात रही WHO के इस बयान की देखिए, यहाँ पे WHO ने भी बड़ा डिप्लोमेटिक सा एक कदम उठाया, एक बयान जारी किया कि कोई भी वैक्सीन, ये WHO प्रमुख ने नहीं बोला था, उनकी प्रवक्ता ने एक बोला था, मैडम थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी वैक्सीन जो है वो अगले साल के मध्य तक सक्सेसफुली नहीं आ पाएगी, या हम बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। उनके कहने का मतलब सभी वैक्सीन को लेकर के था। अगर आप उस बयान को एक यूनिवर्सल लेवल पे देखें या वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो वो बयान अपने आप में सही है, क्योंकि WHO में जो भी लोग हैं वो इस विधा के जानकार लोग हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो मेडिकल साइंस को समझते हैं, वो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जो मार्केटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको समझते हैं। तो वो ये जानते हैं कि कोई भी दवा एक साथ पूरे वर्ल्ड में जारी नहीं की जा सकती, उसमें समय लगेगा। तो अलग अलग देश अपनी अपनी वैक्सीन लॉन्च करते रहेंगे, उनसे जुड़े हुए जो अन्य देश हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। कहते रहेंगे, ठीक बात है। और ये तो, यानी कि चीन की जो ये वैक्सीन नवंबर में अगर लॉन्च हो जाती है तो इस पर अभी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के बात ये है जी, ये तो है, क्योंकि चीन के किसी भी प्रोडक्ट पे आमतौर पे लोग उतना भरोसा नहीं कर पाते, बशर्ते कि वहाँ मानव संसाधन और काम करने की तेजी बहुत ज्यादा है। वो जल्दी से जल्दी कोई भी प्रोडक्ट रेप्लिकेट कर देते हैं या बना देते हैं, तो ये उनकी खासियत है। लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहती, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बात का प्रमाण दुनिया को पहले भी कई मामलों में मिल चुका है। तो भरोसा कायम करना इतना आसान नहीं है। लोग आपका सामान खरीदें और आप पर भरोसा करें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और ये तो फिर चीन की बात है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू उपचार उल्टे भी पड़ सकते हैं। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। वैसे कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है और संक्रमण से बचे रहने और इसकी चपेट में न आने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूत कर लें। तमाम होम रेमेडीज़ लोग अपना रहे हैं, जैसे हल्दी का दूध, विटामिन डी, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। लेकिन अगर इसका सेवन कोई तय मात्रा से ज़्यादा करे, वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो हमें किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, ये आपने सोचा है? तो इसके लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बालेंदु प्रकाश से बात की। सर, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए शुरू से ही हल्दी, विटामिन डी, मेथी, इनके 1000 फायदे गिनाए जा रहे थे, और अगर इसका सेवन थोड़ा ज्यादा भी कर लिया तो इसमें क्या बुराई है? देखिए खुशबू जी, आपने बात की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसकी दवा एक नहीं है, इसकी वजह एक नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरक्षा विकार पशुरम च, कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार का इलाज करना। तो स्वस्थ आदमी की स्वास्थ्य की रक्षा तभी हो सकती है जब उसकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बॉडी की, उसके सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारी सेल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ में उसका रोबस्ट इम्यून सिस्टम। और उसके लिए आयुर्वेद ने दिनचर्या बताई है, और सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि सोएं कैसे, कितना सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। तो ये नहीं कि आपने हल्दी खाई और आपकी इम्यूनिटी ठीक हो गई। तो आयुर्वेद कहता है कि तंदुरुस्त रहने के लिए आदमी को इतनी देर सोना चाहिए कि जब तक उसका खाना हजम नहीं हो गया। तो जो लोग कम नींद लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी कम होता है। तो इसलिए 8 घंटे की नींद मनुष्य के लिए जरूरी है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद लोग उठ गए, उठने के बाद दिखाए जीर्ण भारी बिलबड़ा खाना जब हजम हो गया है, उस समय पानी बल देने वाला है। तो सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पीना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पर। इससे ज्यादा पानी पीना भी आयुर्वेद में बीमारी का कारण बताया है, कम पीना भी कारण बताया है। क्योंकि हमारे पेट की जो क्षमता है वो 1.5 लीटर वॉल्यूम की है, तो उसको 1 तिहाई को पानी से भरना है, इसलिए 500 ml लेना है। इसके बाद आयुर्वेद कहता है व्यायाम करना है, कसरत करनी है। तो कसरत करने से भी इम्यून सिस्टम बढ़ता है। मसाज करनी है, नाक में तेल डालना है, और उसके बाद स्नान करने के बाद भोजन करना है। तो कोई आदमी भोजन करने के बाद स्नान करता है, उससे भी उसके रोग पर बुरा असर पड़ता है। फिर जब हमें भोजन करना है तो वो उठने के 2 घंटे के अंदर हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए, और उस नाश्ते में जो मौसम का फल है, जो मौसम का अनाज है, जैसे आजकल मक्का पैदा हुई है तो हमें मक्का खानी है, आजकल गेहूं खाने का मौसम है ही नहीं। तो हमें जिस मौसम में जो फसल हो रही है, जो फल आ रहे हैं, जो चीजें कुदरत दे रही है सीजन की और रीजन की, उनको मात्रा में खाना है। उसको अगर अधिक मात्रा में खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए जो आज प्रचलन हो रहा है कि कोविड काल में हमें क्या करना है, तो कोविड को अगर देखें तो कोविड हमारे पिछले 50 साल की जीवन शैली का एक परिणाम है। जो कि जब हमारे घर में अंगीठी होती थी, हम टाइम पर खाते थे। जब हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हम ताजा खाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एनी टाइम ईटिंग, एनी टाइम कुकिंग, रीहीटिंग। तो ये सब हमने करके जो कुदरत के नियम थे उन सब से हम दूर चले गए, और उसका नतीजा है कि कोविड जैसी महामारी जब आई तो आज जो गरीब तबका है, जो सड़क पर भीख मांग रहा है या मेहनत मजदूर वाला है, उनको छोड़कर उन देशों के लोगों को बीमारी हो रही है जो साधन संपन्न है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उनको ये बीमारी हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने खान पान से, रहन सहन से इम्यूनिटी खत्म कर दी है। अब जब इम्यूनिटी खत्म हो गई तो सब लोग सोच रहे हैं क्विक फिक्स लगा लें, फेविकोल लगा लें, जैसा हल्दी खा लें, जीरा खा लें। तो मैं नहीं समझता कि केवल हल्दी खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी या मेथी खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो हमको उचित आहार, उचित विहार और साथ में उचित औषधि लेनी पड़ेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे वो हल्दी ही क्यों ना हो।
ओके सर, सोशल मीडिया पे ही जैसे हम देखते आ रहे हैं कि रोज कोरोना से बचने के लिए होम रेमेडीज सुझाए जा रहे हैं और लोग इसे धड़ल्ले से फॉलो भी किए जा रहे हैं, तो बिना डॉक्टर के इन नुस्खों को अपनाने वाले को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जी देखिए, एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुत देरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं। तो सोशल मीडिया आज एक ऐसा है कि उसमें किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ समझ में आता है, कोई सुनता है, कोई भी बोल देता है। तो इसके लिए डाइट के लोग हैं, इसके लिए वैद्य लोग हैं, इसके लिए हकीम लोग हैं जो कि किसी को उचित सलाह दे सकते हैं। चिकित्सा एक व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत सब्जेक्टिव विषय है। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चीज अगर एक को फायदा कर रही है तो दूसरी को फायदा करे। तो सोशल मीडिया पर जो जानकारी है वो मैं नहीं समझता किसी भी तौर से उचित है। इवन जो काढ़े हैं, इसमें काली मिर्च है, मान लीजिए किसी को अल्सर है, उसमें लिखा तो है नहीं कि काढ़ा किसको नहीं देना है, कोई लिख के नहीं दे रहा है, कहता है कि कोविड के काढ़ा पी लो। और उस काढ़े से कई लोगों को खून की उल्टी तक हो चुकी है क्योंकि उनको पेट में अल्सर थे। तो एडवाइजरी जो है इस बार बार कहती है कि जो भी लेना है आपको अपने चिकित्सक की सलाह से लें। तो मैं आपके आज तक रेडियो के माध्यम से आपके जो व्यूअर है, जो श्रोता है, उनको कहना चाहता हूँ कि केवल सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के आधार पर अपने आप चिकित्सा ना करें। अपने आप चिकित्सा करेंगे, चाहे वो प्रिवेंटिव हो चाहे क्यूरेटिव, वो जानलेवा हो सकती है। कोरोना कोबरा नहीं है, इससे लोग मरेंगे नहीं। मरेंगे वही जो लापरवाही करेंगे या अपने आप इसकी चिकित्सा करने की कोशिश करें। तो लापरवाही नहीं करनी है, क्या करना है? एहतियात बरतना है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। वैसे आज हम जिस कोरोना सर्वाइवर से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो पेशे से पत्रकार हैं। नाम है सौरभ त्रिपाठी, द ललन टॉप में काम करते हैं। इन्होंने क्वारंटीन सेंटर को पत्रकार की नज़र से देखकर हमारे सहयोगी प्रतीक को वहां के हालात बताए और सोशल मीडिया पर कोरोना से लड़ने के लिए बताए जा रहे तमाम नुस्खों से बचने की सलाह भी दी है। सुनिए। तो सौरभ जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आप कैसे क्या कोरोना संक्रमित पाए गए, आपको कैसे मालूम पड़ा इस बारे में? एक्चुअली मेरी ज्वाइंट फैमिली है कानपुर में, तो मैं घर गया हुआ था तो मेरे पिताजी को फीवर आया और उनका बैंक का कुछ काम रहता है। तो जिस दिन फीवर आया उसके अगले दिन पता चला कि जिससे बैंक में उनको काम रहता है असिस्टेंट मैनेजर, उसको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो पापा बीमार थे तो उनको उन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया और उसी दिन सेम डे टेस्ट करवा दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो पता चला पापा कोविड पॉजिटिव। अब क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और घर में एक आदमी थे जिनको कोविड पॉजिटिव थे और उसके बीच एक दिन तो कम से कम रहे थे, तो एहतियातन हम पापा को हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी हम सब लोग क्वारंटीन सेंटर चले गए जहाँ हमारा अगले दिन टेस्ट हुआ, जिसमें हमारे घर के करीब 4 लोग और पॉजिटिव आ गए। और फर्स्ट टेस्ट में मेरा पॉजिटिव नहीं आया था, हालांकि मैं करीब 3 दिन उस बीच फीवर मुझे रहा था, मगर उस पहले टेस्ट में मेरा पॉजिटिव नहीं आया। अगला टेस्ट जब होता है करीब 1 हफ्ते बाद गया तो पॉजिटिव आता है और मेरे घर के 4 लोगों का और इस तरीके से रहा। मतलब फैमिली में हुआ था, इसलिए हमको जरूरी लगा कि हम सबको कराना चाहिए, तो उसमें हमारे घर में मुझे भी और कई लोगों को। तो आपको लक्षण थे या नहीं फिर, क्या आप एसिम्प्टोमेटिक थे? लक्षण मतलब जब पॉजिटिव आया है टेस्ट तब मैं एसिम्प्टोमेटिक हो चुका था, तब मुझे कोई लक्षण मेरे में नहीं थे। हालांकि जब पापा को हुआ था उसके 2 दिन बाद मुझे फीवर आया तो वो करीब 3 दिन रहा था। तो ये हैरान करने वाली बात थोड़ी सी है कि जब मुझे फीवर था तब मैं पॉजिटिव नहीं आया और जब मैं ठीक हो चुका था पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी मुझ में, तो पॉजिटिव आ गया। हाँ, तो इसमें ये लोग कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है मतलब तमाम केसेस में कि तुरंत डिटेक्ट नहीं होता है, वही चीज है। तो सौरभ जी, क्वारंटीन सेंटर में जब आप थे वहां पर आपको कैसा क्या लगा? वहां पे क्या एकदम तनाव भरा माहौल होता है या ऐसा कुछ नहीं है? क्वारंटीन सेंटर वैरी करते हैं, देखिए मतलब कि हर तरह के क्वारंटीन सेंटर सरकार ने बनाए हैं, देखिए है ना। तो मैं जिस क्वारंटीन सेंटर में गया था वो रेलवे का था, मतलब रेलवे जहाँ लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहाँ की रेलवे ड्राइवर मतलब जो रेलगाड़ी चलाते हैं उनकी जहाँ ट्रेनिंग होती है वहां पे मैं था। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो क्वारंटीन सेंटर में जब मैं गया तो पूरे 1.5 महीने हो चुके हैं, तो शुरुआती दौर एक तरीके से था जब लोगों में ज्यादा डर या भय था। तो जब मैं गया तो मतलब
थोड़ी गंदगी वहां नजर आई कि भाई जो वहाँ स्लीपर्स है वो साफ करने को तैयार नहीं है। मान लीजिए कोई बेड छोड़ के गया और आप आते हो तो आपको भी वो बेड ठीक करना है, साफ करना है। तो एक मन में डर तो रहता ही, क्योंकि आप मान लीजिए क्वारंटीन सेंटर पहले दिन पहुंचे जब आपको पॉजिटिव नहीं है कि आपके किसी रिलेटिव को था इसलिए आप आए हैं वहां पे, है ना। और तो आपके मन में डर रहता है ना कि यार मुझे तो भी है नहीं, और यहाँ 4 लोग पहले से आते हैं, शायद किसी को रहा हो तो कहीं मुझे ना हो जाए। तो उस तरीके डर का माहौल थोड़ा सा रहता है क्वारंटीन सेंटर। थोड़ा सा साफ सफाई का इशू रहता है, क्योंकि मतलब जो वहाँ के लोग जिम्मेदार उनका जो क्लेम है कि भाई को साफ करने को तैयारी नहीं। मेरे तो इस मामले में कानपुर के डीएम से बात हुई, वो भी कह रहे थे बड़ा चैलेंजिंग हो गया सफाई करवाना लोगों से, क्योंकि सफाई कर्मचारी तैयारी नहीं है, वो खुद थोड़ा करने में बड़े रिस्क में है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की कमियां मुझे वहाँ पे नजर आई। तो वहाँ पर खाने पीने को लेकर कैसा क्या था, और क्या कोई दवाई गोली दी गई थी? हाँ, दवाई तो ऐसा कोई नहीं दी गई थी। मतलब पूछा जाता है कि मैं आपको कोई दिक्कत हो तो दे देंगे भाई पैरासिटामोल टाइप चीजें, क्योंकि दवाई तो कोई है नहीं होती बात। तो बाकी आपके सिम्टम्स जो है तो अगर आप बोलोगे तो वो दे देंगे, इस तरीके से होता है। और खाने पीने का सिस्टम ये रहता है कि भाई आपको सुबह ब्रेकफास्ट और दिन में 2 टाइम खाना, मान लीजिए लंच और डिनर, खाना ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा ठीक है जी। तो सौरभ जी, क्या आपने जो हमारे दादी नानी हमें नुस्खे बताती है जो टोटके घर में कि आप ये खाओ ये पियो, तो आप भी क्या कुछ ऐसा अपना ख्याल रखने के लिए अपना रहे हैं कुछ नुस्खे? मतलब जब हमारे घर में आ गया तो नुस्खे सबसे पहले यही था कि भाई हम लोगों ने, जैसा कि लोगों ने बताया, जो एक्सपीरियंस किया डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा गर्म माहौल में रहो। तो एसी का यूज बंद कर दिया, कूलर चलाने बंद कर दिए। उसके अलावा गर्म पानी पीने लगे, ठंडा पानी पेट में लगाना बंद कर दिया, गर्म पानी पिया। दिन में 2 से 3 टाइम चाय के बजाय काढ़ा पिया, है ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहा सभी लोगों के लिए। तो कुल मिला के यही कि ठंडा पानी न पियो, क्योंकि पूरी तरीके से जो बीमारी है बेसिक, जो मुझे समझ में आया या जो मेरे घर वालों को देख के मुझे समझ में आया, वो रेस्पिरेटरी बीमारी है कि आपकी जो सांस की नली है, जहाँ पे जो आपकी चेन है उस पर ही असर डालती है ना, फूड पाइप जो है आपकी, तो उस पर असर ना पड़े, उस पर आपको रेस्पिरेटरी दिक्कतें ना है। दूसरा तरीका यही है भाई कि आप गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, और फलों में जो है विटामिन सी का इंटेक बढ़ाने को कहा गया था, है ना, खट्टे फल जो है वो खा सकते हैं, इस तरह की चीजें थे। सौरभ जी, चूंकि आप पत्रकार भी हैं तो हम श्रोताओं का आप ये बताएं थोड़ा कि सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे कई तरह के नुस्खे आ रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट होते हैं और लोग उस पर आसानी से विश्वास कर जाते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब इससे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरह की चीजें हैं कि इस बीमारी को लेकर एक एक्स्ट्रा डर फैला दिया गया है ना। मतलब ऑब्वियसली बीमारी सीरियस है ना, और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, मगर जितना डर, एक भय का माहौल बना दिया गया है, जितना हल्ला कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि उतना हल्ला इस पर होना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमियां रही, लोगों को भी जागरूकता कम थी। भाई लोगों ने कई बार लेट टेस्ट करवाया, है ना। दिक्कत मुझे लगता है उनको ज्यादा हुई जिनको पहले से कोई खास बीमारी है ना, तो वो टाइमली पकड़ नहीं पाए, तो उनको दिक्कत पड़ गई, तो डेथ की तरफ चले गए। नॉर्मली अगर आप टाइमली, आप तो सीरीज बात इसमें ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि आप में 1-2 दिन लक्षण है, आप फीवर आपका नहीं उतर रहा है, या आपको सांस लेने की दिक्कत है, आपका टेस्ट बदल रहा है ना, या आपको स्मेल नहीं आ रही, आपको तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए। टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि टेस्ट नहीं करवाइए, बहुत लोग बहुत इसी गुमान में जीता रहे, हमें तो होकर ठीक हो गया। अच्छी बात है, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको होकर ठीक हो गया, है ना, मगर इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जरा भी लगता है, जरा भी आशंका है, तो आपको सबसे पहले 2 दिन के अंदर टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि टेस्ट हो जाता है ना, और आपका मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ जाए, तो फिर आप आपके हिसाब से चलते हो। ऐसे क्या होता है कि आप थोड़ा लापरवाह रहते हो। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको दिक्कत लगी, है ना, और आपने टेस्ट नहीं करवाया, तो टेस्ट आप नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं, तो आप 4 लोगों से मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं, आप घर में ही 4 लोगों से मिलेंगे। और अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉपरली आइसोलेट हो जाएंगे, घर में सैनिटाइजेशन वगैरह करवा देंगे, या प्रॉपर मेजर्स लेंगे। तो इसमें जरूरी है कि आप टाइमली टेस्ट करा के आपको पता हो कि आपका स्टेज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और सोशल मीडिया पे सब कुछ सच हो ये जरूरी नहीं है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, क्योंकि यही है जो तमाम नेगेटिव चीजों को आपसे दूर रखेगा। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com।
कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपके लिए फिर से लेकर आएंगे कोरोना से जुड़े हर जरूरी अपडेट्स की जानकारी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।